हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजीव एंड वेलकम टू रेस विथ राजीव। मैं राजीव आप सभी का आपके अपने परिवार रेस विथ राजीव में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा संचालित की गई योजनाओं से संबंधित है। ये योजनाएं मुख्यमंत्री जी के पद ग्रहण से लेकर और संभवतः आज तक की योजनाओं को यहाँ पर अद्यतन किया गया है और इन योजनाओं से संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर हम यूपी स्टेट के एग्ज़ाम की बात करें तो हर स्टेट में उत्तर प्रदेश योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा और आई थिंक कि अगर इसको पढ़ लिया जाए तो इतने से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। अगर एक से दो क्वेश्चन पूछता है तो वो सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। सो आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा के क्वेश्चन हमको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश में जितने भी मतलब वनडे एग्ज़ाम होते हैं और साथ ही साथ जितने अदर एग्ज़ाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और थोड़ी सी बात आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहूँगा, पिछले बहुत दिनों से वीडियोस आ नहीं पा रहे। उसके पीछे का कुछ कारण है, कुछ बहुत बड़ा काम था, उस काम को करने में मैंने अपना समय लगाया। तो आप लोगों के प्यार, आप लोगों के दुआओं से और माता पिता के आशीर्वाद से मेरा वो बहुत बड़ा काम हुआ है और आशा करता हूँ कि इसी तरीके से आप लोगों का प्यार बना रहे ताकि और तरक्की के पथ पर आगे बढ़ता रहूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज के लिए आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट है कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसकी ही तय है जिसका संघर्ष है जारी। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये हमारा लाइफ जो है ये एक एक्सेलरेटेड एज का लाइफ है और इस लाइफ में हम हमेशा दौड़ते रहते हैं। और दौड़ने के साथ कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा एक मतलब अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर होना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति को कर लेते हैं तो उसके बाद हमें रुक जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमेशा अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि मानव का यह शुरू से नेचर रहा है कि मानव कभी भी अपने इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाया है। तो अगर वो किसी एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसका दूसरा लक्ष्य उसको सामने दिखने लगता है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हमेशा बढ़ता रहे। इस बात का एग्जाम्पल भी देखिए, तो कहने का मतलब यह है कि हम हमेशा ऊपर वाले से यही कहते हैं कि हे प्रभु, तू मेरा साथ कब देगा, तू मेरा साथ कब देगा। ईश्वर हमेशा सबके साथ देता है। ईश्वर बस यही कहता है कि आप बस 2 कदम चलो, किसी तरीके से आप 2 कदम बढ़ाओ, मैं आगे हाथ पकड़ के आपको चलाना सिखा दूंगा, मैं आपके मंजिल तक अपना हाथ पकड़ के लेकर चला जाऊंगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में अर्जुन ने जब कौरवों की सेना को देखा तो वो एक तरीके से विचलित हो गए और विचलित होने के बाद वो भगवान श्री कृष्ण से कहे कि हे प्रभु, कौरवों के 100 भाई और इसके इतनी बड़ी सेना से मैं कैसे लड़ूंगा, क्या मुझे जीत मिलेगी। तब अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तू बस उतना ही करना जितना तुझसे सक्षम होगा, जो चीज़ तुझसे नहीं हो पाएगा वो छोड़ देना, उसको मैं कर दूंगा। और पूरे युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई रणनीतियाँ और उनके द्वारा दी गए जितने भी सुझाव थे उस सुझाव को मानते हुए अर्जुन ने इस युद्ध को जीता। तो वही कहने का मतलब है कि हमें कभी भी निराश होकर अपने यात्रा को रोक नहीं देना चाहिए। अगर हम किसी एक एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि हम दूसरे एग्ज़ाम के काबिल नहीं होते हैं। फेल की बात करें तो फेल की स्पेलिंग ही होती है FAIL। FAIL फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ लर्निंग। फेल का मतलब ये होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ लर्निंग। और अगर हम कहीं पर असफल होते हैं तो असफलता हमें यह दर्शाता है कि सफलता के लिए हमने कहीं ना कहीं मेहनत ईमानदारी से नहीं किया। अगर हम सफलता के लिए मेहनत ईमानदारी से करते हैं तो असफलता की इतनी औकात नहीं है कि वो हमको छू कर चली जाए। तो वही सारी बातें हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर सबका साथ देता है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने अगर किसी को बना के धरती पर भेजा है तो उसको अपना दुश्मनी निकालने के लिए भेजा है। ईश्वर की सबसे मुख्य और सबसे अद्भुत रचना अगर कोई रही है तो इंसान की रचना रही है और इंसान से प्रभु की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए वो कभी भी हम लोगों का बुरा नहीं चाहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज का पहला देखते हैं, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। यह योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 2 सितंबर 2021 को शुरुआत किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि प्रत्येक विकास खंड में एक FPO बनाया जाए।
प्रत्येक विकास खंड में एक एफपीओ बनाया जाए जिसके द्वारा कृषि के क्षेत्र में और कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया जाए। एफपीओ का मतलब होता है फार्मिंग प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। फार्मिंग प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, फार्मिंग प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन जब कोई संगठन बन के तैयार होगा तो उसी संगठन के द्वारा कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के सृजन किए जाएंगे। तो ये कृषि से संबंधित रहा है और आगामी जो परीक्षा है वो लेखपाल की परीक्षा है, तो आशा करता हूँ कि यह योजना उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, इस योजना की शुरुआत 2 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना और इससे संबंधित जो कृषक हैं और जो युवा है वो स्वावलंबित बने। इस योजना के लिए प्रदेश के प्रत्येक विकास खंडों में एक एफपीओ की स्थापना की जाएगी और इसी एफपीओ के द्वारा ही वहाँ के कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया जाएगा। दूसरा योजना है पीएम आवास योजना एवं सीएम आवास योजना। देखिए, इस योजना की शुरुआत जो होती है 1 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की जाती है और इस योजना के द्वारा करीब 5,51,000 लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। 5,51,000 जो लाभार्थी होंगे उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के द्वारा प्रत्येक लाभार्थियों को एक पक्के घर देने का बात कहा गया है और इस योजना में करीब 6,637.72 करोड़ रुपया वर्ष राज्य बजट 2021-22 में आवंटित किया गया है। 21-22 में इसको आवंटित किया गया है। तो ये रहा प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा सीएम आवास योजना। देखिए, यहाँ पर बात किया गया सीएम आवास योजना मतलब मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना। जब किसी योजना में प्रधानमंत्री योजना का नाम जुड़ता है तो उसका ये मतलब होता है कि वह योजना सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के ही द्वारा वित्त पोषित नहीं होती है। इस योजना में केंद्रांश और राज्यांश मिलाकर इस योजना को चलाया जाता है। तो प्रधानमंत्री योजना और मुख्यमंत्री योजना ग्रामीण इलाकों के लिए है। इसकी शुरुआत 1 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत होती है और इस योजना के अंतर्गत 5,51,000 लाभार्थी इससे लाभान्वित होंगे और इस योजना में राज्य बजट 2021-22 में 6,637.72 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला योजना है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह योजना जो है कोविड-19 से संबंधित है। ठीक है, इस योजना की शुरुआत 29 मई 2021 को होता है। इस योजना की शुरुआत 29 मई 2021 को इसका शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि कोरोना के टाइम में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, मतलब कि कोरोना संक्रमण से जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई है, या यूँ कह सकते हैं कि इस योजना के तहत जिस परिवार में आय का स्रोत जो व्यक्ति था अगर संक्रमण से उसकी मृत्यु हो गई है तो उससे संबंधित जो बालक अथवा बालिका होंगी उनके पढ़ाई लिखाई का खर्च, उनके पोषण का खर्च, उनके सेहत का खर्च सबको ध्यान कौन देगा? तो मुख्यमंत्री का जो ये आयोग बना है वो इसका देगा। इसके तहत देखा जाए तो यह योजना के लाभार्थी कौन कौन से होंगे, तो सबसे बड़ी विशेषता उनकी यह होनी चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश के निवासी हों। जब वो उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़, इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा? तो जिनके माता पिता 1 मार्च 2021 के बाद जिनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, 1 मार्च 2021 जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु 1 मार्च 2021 के बाद हुआ है वही इसके लिए क्या होंगे? एलिजिबल होंगे, वही इसका लाभ उठा पाएंगे। साथ ही साथ इस योजना में यह भी कहा गया है कि बच्चे को 18 वर्ष तक की आयु तक, कितने वर्ष तक? 18 वर्ष तक के आयु तक उसके शिक्षा से संबंधित जो भी खर्च होगा वो राज्य सरकार इसका वहन करेगा। दूसरी चीज़,
इस योजना के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि जो बच्चा किसी भी मतलब अगर वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ है, चाहे उसका कोई भी अगर पालकधार है, मतलब कि जो भी उसका अभिभावक बन के उस बच्चे का पालन पोषण करेगा, तो उस बंदे को या उस अभिभावक को राज्य सरकार प्रति माह 4,000 रुपये वित्तीय सहायता भी देगा। इस योजना के तहत ये भी कहा गया है कि जो बच्चियाँ मतलब कि अनाथ हो गई हैं, निराश्रित हैं, उनको सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कस्तूरबा गांधी विद्यालय है जो कि हॉस्टल से लैस है, उसमें उनको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। इसके साथ ही अन्य विद्यालय हैं उसमें भी क्या होगा, जैसे केंद्रीय विद्यालय हैं, राजकीय बाल गृह है, तो उन सभी में इनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा वो किशोरियाँ जो 18 वर्ष के आयु के पश्चात जब उनका विवाह होगा तो उसके लिए मुख्यमंत्री मतलब कि राज्य सरकार के द्वारा 1,01,000 रुपया भी प्रदान किया जाएगा उनके विवाह के खर्च के लिए। तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जिसकी शुरुआत 29 मई 2021 से होती है, और इस योजना का उद्देश्य ये रहा है कि वह बच्चे जो कोरोना के दौरान उनके माता पिता इस संक्रमण से जिनकी मृत्यु हो गई, जो अनाथ हो गए हैं, उनके पालन पोषण शिक्षा से संबंधित जितने भी जिम्मेदारियां होंगी वो राज्य सरकार वहन करेगा। इस योजना में वही सिर्फ एलिजिबल होंगे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे, और उन्हीं को मिलेगा जिनके माता पिता की मृत्यु 1 मार्च 2021 के बाद हुई है। क्योंकि देखा जाए सही मायने में तो जो दूसरी लहर आई थी उस लहर ने काफ़ी लोगों को झकझोर के रख दिया, और इसी के दौरान मुख्यमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा किया और उन्होंने कहा कि जिनके भी माता पिता की मृत्यु 1 मार्च 2021 के बाद हुआ है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और 18 वर्ष की आयु तक कह सकते हैं या क्लास 12 तक की पढ़ाई जो होगी इसका खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगा, और अगर बालिका विवाह के योग्य होती है तो उसके विवाह का खर्च में 1,01,000 रुपये का भी देने का प्रावधान किया गया है। अगली बात करते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश कोविड वित्त पोषण योजना। उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना, देखिए ये क्या है। इसकी शुरुआत 15 मई 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाता है, और इस योजना का उद्देश्य ये है कि मतलब कोविड-19 के दौरान वो सारे यूनिट्स जो कोविड-19 से लड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ और उपकरण का निर्माण और विनिर्माण करती हैं, उन यूनिट्स का विकास करना और साथ ही साथ नए यूनिट्स की स्थापना करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो उत्तर प्रदेश कोविड वित्त पोषण योजना की शुरुआत 15 मई 2021 से होती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि कोविड-19 से संबंधित जितने भी उत्पाद बनाए जाते हैं उन उत्पाद को बनाए जाने वाली जितनी भी इकाइयाँ हैं उनको और ज़्यादा विकसित किया जाए और साथ ही साथ नए इकाइयों को स्थापित किया जाए। अगला है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। देखिए एक्चुअली में यह जो योजना है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लागू नहीं है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के करीब 22 राज्यों में इसको लागू किया गया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या रहा है, तो इस योजना का उद्देश्य ये रहा है, याद करिए जब कोविड-19 भारत में आया था जिसके कारण भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया था, ठीक है। तो जब भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगा था तो राज्य के जो श्रमिक थे और जो कारीगर थे जो देश के विभिन्न राज्यों में जाकर जीविकोपार्जन का कार्य कर रहे थे, इस लॉकडाउन में वो अपने प्रदेश लौटे थे। जब वो अपने घर लौट कर आए तो उनसे उनका रोजगार छिन गया। तो वो ऐसे ही लोग जो विभिन्न राज्यों से अपने घर लौटे थे तो उनके रोजगार और स्वरोजगार को सृजित करने के लिए इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। तो मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक योजना की शुरुआत भारत के कितने राज्यों में होती है, 22 राज्यों में होती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य रहा है कि भारत में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान अपने प्रदेश अपने घर लौटे हुए जो बेरोजगार हुए श्रमिक और कारीगर हैं उनको पुनः रोजगार और स्वरोजगार के मुख्य धारा से जोड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। अगला है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के करीब 17 राज्यों में इसकी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। देखिए इस योजना के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जितने भी राज्य के महिलाएं और बच्चे
जो कुपोषित हैं उनको पोषण युक्त भोजन प्राप्त करने के लिए इस योजना को शुभारंभ किया गया है। इस योजना के दौरान ड्राई राशन, ड्राई फूड दिया जाता है। फ्रूट की बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए एक ड्राई फ्रूट होता है, यहाँ पर ड्राई फ्रूट की बात नहीं हो रही है। अगर राज्य सरकार लगे सबको ड्राई फ्रूट बांटने तो उसका बजट गड़बड़ा जाएगा। ड्राई फ्रूट थोड़ी ना, ड्राई फूड की बात किया गया है। अब ड्राई फूड में क्या क्या आते हैं तो ध्यान से देखिए। ड्राई फूड में हम जैसे कह सकते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो भी परिवार हैं उनको सरकार क्या करती है, प्रति महीने राशन प्रदान करती है, जिसमें उनको चावल और गेहूँ ये 2 चीज़ दिया जाता था। तो चावल और गेहूँ ये 2 चीज़ उनको प्रदान किया जाता था। तो ये तो 2 है ही, और साथ ही साथ उनको और भी ज़्यादा इसमें दिया गया है, जैसे कि या तो चने की दाल देते हैं, चने की दाल, या फिर साबुत चना दिया जाता है, चना। और साथ ही साथ इसमें उन्होंने 1 लीटर सोयाबीन की तेल की भी बात किया है, मतलब कि एडिबल ऑयल और नमक। ये सब ड्राई फूड की बात हो रही है। तो मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना में ये बात कहा गया है कि वर्ष 2021-22 में महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए उनको इस योजना के दौरान ड्राई फूड देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये बात। आगे बढ़ते हैं। इस योजना के लिए बजट वर्ष 2021-22 में 100 करोड़ रुपया भारत सरकार इसमें राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपया इस क्षेत्र में लगाने का प्रयास किया है। अगला बात करें, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, देखिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत 18 फरवरी 2021 से प्रारंभ होती है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या रहा है? तो इस योजना का उद्देश्य ये रहा है कि जितने भी राज्य के पढ़े लिखे स्नातक बेरोजगार युवा हैं, उन युवाओं को MSME के द्वारा ऑन जॉब की ट्रेनिंग दी जाए, और साथ ही साथ उनको किसी न किसी एक निश्चित समयावधि के लिए रोजगार से जोड़ा जाए, और इनके कौशल विकास के लिए भी इनको तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूट में मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। इसी के दौरान इनको 2500 रुपया प्रति माह इनको वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के दौरान राज्य के स्नातक बेरोजगार युवाओं को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, और साथ ही साथ MSME के द्वारा ऑन जॉब तैयारी के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया है। और इस योजना के दौरान प्रत्येक जो भी ट्रेनिंग के दौरान जो भी कौशल विभाग से संबंधित जितने भी युवा हैं उनको 2500 रुपया प्रति माह वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जा रहा है। अब देखा जाए तो यह योजना जो है पूर्ण रूप से राज्य सरकार पर ही आश्रित नहीं है। यह जो योजना है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है, और इस योजना का जो केंद्रांश और लाभांश है उसका अनुपात 1500:1000 है। इसका ये मतलब है कि इस योजना के दौरान जो धनराशि युवाओं को प्राप्त हो रही है उसका 1500 रुपया केंद्र सरकार देती है और 1000 रुपया राज्य सरकार देती है, और दोनों मिलाकर उनको 2500 रुपया दिया जाता है। अगला हम बात करते हैं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। 21 जनवरी 2020 को इस योजना की शुरुआत होती है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? तो देखिए, इस योजना के अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। पहली बात तो ये है कि इस योजना के दौरान जो भी रजिस्टर्ड फार्मर है, रजिस्टर्ड फार्मर कहने का क्या मतलब है कि ध्यान से समझिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी किसान अगर है तो उसका नाम या उसका जो भी डिटेल है वो उस तहसील के या उस जो भी तालुका है उससे संबंधित लेखपाल या वहाँ के तहसील से वो संबंध नहीं रखता, कहीं ना कहीं उसका नाम चलता है। लेकिन रजिस्टर्ड किसान कहने का ये मतलब है कि जो अपने अनाज को सरकारी दुकानों पर या सरकारी सोसाइटी पर जो अपने अनाज को बेचते हैं उन्हीं को एक तरीके से रजिस्टर्ड या चिन्हित किसान कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे किसान जो कि रजिस्टर्ड किसान हैं, अगर किसी तरीके से इनकी दुर्घटना हो जाती है,
और उस दुर्घटना में अगर इनकी मृत्यु हो जाती है या वह उस दुर्घटना से क्या होते हैं पूर्णतः विकलांग हो जाते हैं, तो राज्य सरकार उनको सामाजिक सुरक्षा के दृष्टि से उनको 5 लाख रुपए क्या करती है, बीमा के तौर पर उनको प्रदान करती है। और यह इस योजना का लाभ सिर्फ उस किसान को ही प्राप्त नहीं होता है, उस किसान से संबंधित उसके पत्नी, उसके पुत्र, उसके पुत्री, इवन उसके जो पौत्र हैं उनको भी प्राप्त होता है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर सरकार ने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई है कि अगर उस किसान के कुछ खेतों के हिस्सों पर अगर कोई अन्य व्यक्ति जो कि भूमिहीन है, यानी कि अगर वो बटाई करता है, अधिया खेती करता है, तो उसको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जिसकी शुरुआत 21 जनवरी 2020 से होती है। और इस योजना के तहत कौन से किसान इसके लिए होंगे, तो भैया हमारे देश में मतलब चुनाव में वोट डालने का अधिकार कब प्रारंभ होता है, 18 वर्ष से होता है। और हमारे देश के जनसंख्या की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब जो जीवन प्रत्याशा है, वो कितना है, 67 साल है। ठीक है, तो ये कहा गया कि 18 से 70 वर्ष के आयु के जो किसान होंगे, अगर किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है या वो गंभीर रूप से विकलांग हो जाते हैं, तो राज्य सरकार उनको 5 लाख रुपया क्या करेगी, धनराशि सामाजिक सुरक्षा के रूप में देगी। कितना रुपया देगी, 5 लाख रुपया देगी। और इसके हकदार कौन कौन होंगे, तो इसके हकदार वो मतलब वो स्वयं किसान भी हो सकता है, उसके परिवार भी वाले भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो बटाई करता है, जो उसका अधिया खेती करता है, वो भी इसका हकदार हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें, अगर वह किसान जो दुर्घटना से ग्रसित है, अगर उसकी विकलांगता 60% या इससे कम है, अगर उसकी विकलांगता 60% या उससे कम है, तो उसको इस योजना के द्वारा सिर्फ 2 लाख रुपए का ही वित्तीय सहायता प्राप्त होगा। अगली बात करें, अगला है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना 21 जनवरी 2020 को इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। और इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। अब वो पर्यटन स्थल जो है, यह पर्यटन स्थल धार्मिक भी हो सकता है। ठीक है बात, ये पर्यटन स्थल कैसा हो सकता है, धार्मिक पर्यटन स्थल हो सकता है, या ये पर्यटन स्थल आध्यात्मिक हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है, या फिर ये प्राचीन हो सकता है। अब प्राचीन जैसे कि हम कह सकते हैं ना कि कुशीनगर ज़िले में जैसे कि बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध के लिए जितने भी चीज़ें बनाए गए वो एक तरीके से क्या है, प्राचीन भी है, धार्मिक भी है और आध्यात्मिक भी है। तो इन सभी चीज़ों में, और साथ ही साथ जो भी प्राकृतिक स्थल हैं, तो इन सब के विकास के साथ साथ प्रत्येक जिले के जो भी मतलब कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल बनाने का बात किया गया है। अब ये पर्यटन स्थल बनाने के लिए इसकी संस्तुति कौन करेगा, तो पर्यटन स्थल की संस्तुति उस क्षेत्र से संबंधित जो विधायक हैं, उस क्षेत्र से संबंधित जो विधायक हैं और विधायक के साथ उस जिले का जो जिलाधिकारी है, इन दोनों के संस्तुति पर ही उस जिले में या उस विधानसभा क्षेत्र में क्या बनेगा, उस पर्यटन क्षेत्र के या उस पर्यटन स्थल का विकास किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा राज्य बजट 2021-22 में 200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगर देखा जाए तो अब देखिए क्या बात, राजनीति को लेकर अब हम मुद्दा नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो आज भी उत्तर प्रदेश में करीब 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। और 403 विधानसभा क्षेत्रों में मुझे लगता है कि नियर अबाउट 25% विधानसभा क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना को कम्प्लीटली फॉलो किया गया होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा जितने भी रहे हैं हमने अगर देखा है तो वहाँ पर कोई भी मतलब कि वर्ष 2021-22 के दौरान किसी भी प्रकार के पर्यटन स्थल का विकास नहीं किया गया है। अगर आप 200 करोड़ रुपया को, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन अगर 200 करोड़ रुपए की बात करते हैं और 200 करोड़ रुपए को अगर हम 403 से भाग दे दें, बहुत तो करीब 4 करोड़ 96 लाख
नियर अबाउट 4,96,00,000, यानी कि हम कह सकते हैं करीब करीब 5 करोड़ रुपया प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया। अब अगर देखा जाए तो ये 5 करोड़ रुपया उस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जो विधायक को पैसा गया कहाँ, कुछ पता नहीं। हमने अपने आसपास के विधानसभा क्षेत्र को भी देखा है तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, जिसकी शुरुआत 21 जनवरी 2020 से होती है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है कि राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल का विकास करना। इस पर्यटन स्थल के विकास के लिए जो संस्तुति होगा उस पर विधानसभा क्षेत्र के एमएलए और वहाँ के डीएम के संस्तुति पर किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने राज्य बजट 2021-22 में 200 करोड़ रुपया पास किया है। अगला देखें, अगला है पावरलूम बुनकरों को सब्सिडी योजना। पावरलूम बुनकरों को सब्सिडी योजना। देखिए जो पावरलूम होता है, पावरलूम एक तरीके से मशीन होता है जिससे हम कपड़ों की बुनाई करते हैं। अब ये पावरलूम दो प्रकार के होते हैं। एक पावरलूम होता है जिसको हम कहते हैं लघु पावरलूम, और लघु पावरलूम की जो मशीन होती है वो आधे हार्स पावर की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि लघु मतलब कि मिनी पावरलूम, मिनी पावरलूम या उसको छोटे पावरलूम कहते हैं, मिनी पावरलूम की मशीन जो होती है वो 0.5 हार्स पावर, और दूसरा होता है मैक्सिमम कह सकते हैं या बड़े पावरलूम कह सकते हो आप, तो लार्ज पावरलूम, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 1 हार्स पावर। मतलब कि छोटे पावर लूम के लिए करीब 120 यूनिट बिजली, और बड़े पावर लूम जिनकी क्षमता 1 हार्स पावर है उनके लिए 240 यूनिट जो बिजली है वो उनको 3.5 रुपया प्रति यूनिट के दर से दिया जाएगा। मतलब कि ये एक तरीके से ये कॉमर्शियल क्षेत्र है, तो हम कह सकते हैं मतलब कुटीर उद्योग ही है, मतलब कि गृह उद्योग की ही क्यों ना है, लेकिन यहाँ पर ये कॉमर्शियल है। तो जो बिजली निगम है, जो विद्युत निगम है, वो क्या करती है, कॉमर्शियल के लिए अलग रेट तय करती है और डोमेस्टिक के लिए अलग रेट तय करती है। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा इनको सब्सिडी प्रदान किया जा रहा है, और सब्सिडी में ये कहा गया है कि जो छोटे पावर लूम है जिनकी क्षमता आधा हार्स पावर है उनको 120 यूनिट बिजली, और जो बड़े पावर लूम है जिनकी क्षमता 1 हार्स पावर है उनको 240 यूनिट बिजली 3.5 रुपया प्रति यूनिट के दर से क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। तो इसकी शुरुआत कब होती है, 3 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत होती है। अगला बात करें कन्या सुमंगला योजना। देखिए कन्या सुमंगला योजना, यह हमारे राज्य की जो बच्चियां हैं उनके ऊपर यह योजना लागू होता है। इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को होता है। इस योजना के अंतर्गत जो भी धनराशि लाभार्थी को मिलेगा वो कितने चरणों में है, वो 6 स्टेज में दिया जाएगा। 6 स्टेज में कब से कब तक दिया जाएगा, तो जब से मतलब कि जन्म से 18 वर्ष की आयु तक 6 चरण यहाँ पर बनाए गए हैं। मतलब कि प्रत्येक 3 वर्ष में उनका एक किस्त आएगा। कितना रुपया इसमें प्रदान किया जा रहा है, 15,000 रुपया। कितना, 15,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे। अब देखिए कौन सा परिवार इससे लाभान्वित होगा, तो ऐसे परिवार जिसमें किसी माता की 2 बच्चियां हैं। ठीक है, अगर किसी माता की 2 बच्चियां हैं तो वो दोनों बच्ची इस योजना की क्या होंगी, हकदार होंगी, वो इस योजना के लाभ के लिए कंप्लीटली एलिजिबल होंगी। अगर किसी महिला के पहले प्रसव में 1 बच्ची होती है और दूसरे प्रसव में जुड़वा बच्चियां पैदा होती हैं, अर्थात अगर किसी महिला की पहले प्रसव में 1 बच्ची और दूसरे प्रसव में जुड़वा बच्ची पैदा होती है, मतलब कि अगर उसके 3 बच्चियां हैं तो उन तीनों बच्चियों को इसका लाभ मिलेगा। उन तीनों बच्चियों को इसका लाभ मिलेगा। मतलब कि पहले प्रसव में 1 और प्लस 2 जो कि जुड़वा हो तो उनको भी यह लाभ मिलेगा। तीसरा कंडीशन क्या कहा गया है कि अगर कोई परिवार कानूनी तौर पर किसी बच्ची को गोद लेता है, ठीक है, मतलब कि अगर कानूनी तौर पर कोई परिवार किसी बच्ची को एडॉप्ट करता है तो उस परिवार के जो मतलब कि जो सगी बच्ची होगी और साथ ही साथ जो कानूनी तौर पर गोद ली गई बच्ची होगी वो भी इस योजना के लाभ की क्या होगी, हकदार होगी।
तो कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत होती है। जन्म से लेकर 18 वर्ष या स्नातक की पढ़ाई पूर्ण करने तक, आप कह सकते हैं स्नातक की पढ़ाई पूर्ण करने तक ये योजना का इनको लाभ मिलेगा। कितने चरणों में ये दिया जाएगा? 6 चरणों में दिया जाएगा। कितने लोगों को दिया जाएगा? तो अगर किसी परिवार में 2 बच्चियां हैं या माता के पहले प्रसव में 1 बच्ची और दूसरे प्रसव में जुड़वा बच्ची पैदा होती हैं, तो तीनों को इसका लाभ दिया जाएगा, या कानूनी रूप से गोद ली गई बच्ची को भी इसका लाभ दिया जाएगा। अगला बात करते हैं सबला योजना। देखिए सबला योजना, इसकी शुरुआत 22 फरवरी 2011 को होती है। और इस योजना के दौरान क्या है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो किशोरी बच्चियां जो किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा सकती हैं, उनके सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके कौशल का विकास करना ही सबला योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला है मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना। मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना, चलिए इसको देख लेते हैं। 20 नवंबर 2018 को इस योजना का शुरुआत होता है। और इस योजना के द्वारा क्या बताया गया है कि प्रत्येक जिले में जो भी सदर, मतलब कि जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे वो CHC हो चाहे वो PHC हो, उस CHC और PHC पर करीब 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर बनाए जाएंगे। और प्रत्येक सुपोषण घर पर प्रतिमाह जो खर्च होगा वो 16,800 रुपया प्रतिमाह का खर्च है। अब इस घर का काम क्या है? तो इस घर का काम यह है कि उस CHC या मतलब कि उस स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित जो भी गांव के मतलब अगर पीड़ित व्यक्ति हैं, तो उनको यहाँ पर जाने पर पर्याप्त आराम के साथ उनका इलाज यहाँ पर संभव होगा। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इससे संबंधित क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इस योजना की शुरुआत कब से होती है। तो फिलहाल इसका ये नहीं पूछा जाता है, वैसे भी दिया नहीं है, हम भी देखे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए इसमें एक तरीके से क्या है कि ये एक प्रकार का पॉलिसी है, मतलब कि इसमें किसानों के द्वारा 4%, मतलब कि उनके कुल जो भी 2-3 फसल होता है, मतलब कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, इन तीनों फसलों के दौरान जो भी उसका इनकम होगा, उस इनकम का 4% वो क्या करेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम जमा करेगा। और अगर किसी कारणवश जैसे कि बाढ़ के चलते या सूखा के चलते या किसी तरीके का मतलब कि कीट का प्रकोप या किसी रोग का प्रकोप के चलते अगर उसका फसल नष्ट हो जाता है, तो उसको इस बीमा का लाभ मिलेगा। अगला है एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 अप्रैल 2017 को किया। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि एक रैपिड रिस्पांस, मतलब कि अगर किसी की सड़क दुर्घटना हो जाती है तो उस सड़क दुर्घटना के दौरान रोगी को तत्काल नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना में क्या है कि जितने भी एम्बुलेंस हैं वो सारे एम्बुलेंस निःशुल्क होंगे। और इन एम्बुलेंस, ये जो एम्बुलेंस होंगे वो अत्याधुनिक मेडिकल जितने भी मशीनें हैं उनसे क्या होंगी, लैस होगी। जैसे कि उसमें जो भी होंगे वेंटिलेटर होंगे, मल्टीपर्पज़ मॉनिटर होंगे और भी तमाम प्रकार के जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उससे ये क्या होगी, लैस होगी। और इसका जो रैपिड रिस्पांस कॉल सेंटर है उसकी स्थापना लखनऊ में किया गया है। और इस योजना के तहत अगर किसी को इसका लाभ चाहिए होता है तो वह टोल फ्री नंबर 108 पर कॉल करता है। ठीक है, तो ये एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा योजना रहा। तो ये करीब मुख्य रूप से 15 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित योजनाएं हैं। आशा करता हूँ कि ये सभी योजनाएं आपको क्लियर हो गई होंगी और आई होप कि आपको याद भी हो गई होंगी। अगर देखा जाए तो अगर इतनी भी चीज़ें हमें तैयार हैं तो हमारे एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश की संबंधित योजनाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन
छूटेंगे नहीं, इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को तैयार करके अपने एग्ज़ाम के लिए जाइएगा। आप सभी को आपके आगामी एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ कि आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रहेंगे। अब वीडियो मतलब कि बहुत डिले नहीं होगा, कोशिश यही रहेगी कि अब समय समय पर सारे वीडियोस आते रहें। कुछ ऐसे काम थे, कुछ बड़ा कंस्ट्रक्शन था, उसको करवाने में लंबा समय निकल गया, जिसकी वजह से मुझे वक्त नहीं मिल पाता था कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आता है तो आप कमेंट में लिख कर बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए रेस विथ राजीव के साथ।